शादी के 3 साल बाद तक औलाद ना हुई तो शोहर ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दी। भाई के घर तो पहले ही गुर्बत के डेरे थे। मैंने अपना पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम शुरू कर दिया। इसी दिन मालिक को लाखों का नया काम मिला। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगा। कहता तुम्हारे हाथ में बहुत बरकत है। अब वो हर नया काम मेरे हाथों से शुरू करवाता। एक दिन इसने मुझे ऑफिस में बुलाया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं परेशान हाल स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ठेकेदार ने आकर मुझे इत्तला दी थी कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, मगर कौन, इस बात से मैं ना वाकिफ़ थी। घबराहट के मारे मेरी हथेली बार बार भीगती जा रही थी। चंद लम्हे मज़ीद गुजरे थे जब एक मुलाजिम स्टाफ रूम में दाखिल हुआ था और मुझे देखते हुए बोला, आप यहाँ नहीं, मालिक के ऑफिस में जाए, वहाँ पर आपको याद किया गया है। यहाँ क्यों बैठी हैं? इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी और इस मुलाजिम को देखते हुए बोली, मगर मुझे कौन बुला रहा है? किसको मुझसे मिलना है? जबकि वो सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, मैडम मुझे नहीं पता, सिर्फ मालिक ने कहा है कि आपको इत्तला दे दूँ कि इनके ऑफिस में आए, स्टाफ रूम में नहीं। इस मुलाजिम की बात सुनकर मैं इसके साथ ही बाहर आ गई थी। वो नीचे की तरफ चला गया था, जबकि मैं अब घबराहट के आलम में ऑफिस की तरफ बढ़ी थी, जहाँ पर मैं पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। तालीम इतनी नहीं थी कि मैं किसी आला डिपार्टमेंट में होती। ऑफिस के पास पहुंचकर मैंने गहरी सांस भरी थी। आज मुझे शिद्दत से अपने शोहर से नफ़रत महसूस हो रही थी। इस इंसान की वजह से मैं इस दोराहे पर आ गई थी, और औलाद पैदा करना औरत या मर्द के हाथ में नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है जो अपने बंदों को वो अता करता है। मेरा मुकम्मल चेकअप हो चुका था। मेरे शोहर का भी मुकम्मल चेकअप था। हम दोनों तंदुरुस्त थे। सिर्फ रब्बुल आलमीन की तरफ से देर थी। भला ऐसे में मुझे बांझ क्यों करार दिया गया और फिर तलाक दे दी गई? मैंने गहरी सांस ली थी और अपने ख्यालात को झटक कर कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी थी। दस्तक देने की देर थी कि अंदर से मुझे इजाज़त मिल गई थी। मैं अभी भी काफ़ी घबरा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक आम वर्कर का मालिक के ऑफिस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे डिपार्टमेंट के वर्कर मालिक के ऑफिस के करीब भटक भी नहीं सकते। जहाँ से गुजरने की हम जैसे वर्कर को इजाज़त नहीं होती, मगर मुझे अंदर बुलाया जा रहा था। ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो लम्हे भर के लिए अंदर का माहौल देखकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। इतना खूबसूरत ऑफिस मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मालिक सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए थे। इनके सामने भी एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन पिछले हिस्से से वो काफ़ी पुरकशिश नज़र आ रहा था। मैं सर झुकाए इनके टेबल के करीब चली गई थी और सर झुकाए हुए लहजे में बोली, जी मालिक, आपने मुझे बुलाया है? खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं एक आम घरेलू औरत थी जो अब हालात से लड़ते हुए नौकरी की राह पर निकल आई थी। मालिक मुझे देखते हुए बोले, कलसूम बहन, आप जानती हैं ना मैं आपकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। जब से आप आई हैं मेरी कंपनी के वारे न्यारे हो गए हैं। आप बहुत बरकत वाली हैं। मैंने सर झुकाकर शुक्रिया बोला था। दरअसल मेरा इस कंपनी में पहला रोज़ बहुत अच्छा गुजरा था। यहाँ पर आए हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे और मालिक को लाखों का काम मिल गया था, और इसके बाद तो इनकी लॉटरी ही निकल पड़ी थी। हर आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनको मिलता ही रहता था, जिसकी वजह से मेरा ओहदा भी बढ़ा था और सैलरी भी। मगर अब यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया था, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, दरअसल आपको बुलाने का मकसद कुछ और है। आज मैंने आपको आपकी तारीफ़ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि आज मैं और मेरे बास आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं। मैंने इस बार गर्दन घुमाकर साथ बैठे शख्स को देखने की कोशिश की थी, मगर मेरे मालिक ने मुझे दोबारा मुखातब कर लिया था। देखिए मोहतरमा, आप बहुत ही दुखों की मारी हैं। शोहर ने तलाक दे दी। भाई के इतने अखराजात नहीं हैं कि आपको बर्दाश्त कर सके, इसीलिए अगर आप चाहती हैं तो बड़ा खेल खेल सकती हैं, मतलब एक बड़ा हाथ मार सकती हैं। मुझे इन लोगों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सब चीज़ें मेरे सर से गुजरती जा रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, दरअसल हम चाहते हैं कि हम आप अपने काम को एक बड़े पैमाने पर लेकर जाएं।
अगर हमें इतनी आराम से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं तो आगे भी हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ तावन करना होगा। बदले में हम आपको भी लाखों रुपए देंगे। इनकी बातें मुझे अब घबराहट में मुब्तला कर रही थी। आज तक कोई भी मालिक अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसी भी तीसरे शख्स को नहीं देता, लेकिन फिर ये शख्स मुझे क्यों दे रहा था? मैं कुछ कहती इससे पहले ही जो ऑफर उन्होंने मुझे की उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं इन्हें फटी फटी नज़रों से देखने लगी थी। वो मज़ीद कुछ कहते हैं इससे पहले ही मैं गुस्से से चला पड़ी। आपका दिमाग ख़राब हो गया है? आपने क्या मुझे एक बाजारू औरत समझ लिया है? जो आपके दिल में आएगा आप बोलते चले जाएंगे। यहाँ नौकरी मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत के बलबूते पर करना चाहती हूँ। किसी शख्स को सीढ़ी बनाकर आगे नहीं जाना चाहती। मेरे बाप ने मुझे इज़्ज़त की खिलाई है और इज़्ज़त की छाँव में रखा है। चंद पैसों के बदले में इस इज़्ज़त को बेचना नहीं चाहती। माजरत, लेकिन अगर आप मुझे इन्हीं ऑफ़रों के ज़रिए अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जाने से ग्रेज़ नहीं करूँगी। ये कहते ही मैं बिना इनकी बात सुने कमरे से बाहर आ गई थी। दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगता था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं सीधा अपने डिपार्टमेंट में आ गई थी। आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। आज मुझे शिद्दत से अपने बाप की कमी का एहसास हो रहा था। अगर बेटियों का बाप जिंदा हो तो इन्हें इस तरह रुस्वा नहीं किया जाता। इस बात का मुझे अब शिद्दत से एहसास होने लगा था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी साथी वर्कर मेरे करीब आ गई थी और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जबकि मैं आंसू साफ करते हुए बोली, ये दुनिया जितनी अच्छी नज़र आती है इतनी होती नहीं है। यहाँ पर हर चेहरे के पीछे एक नया चेहरा छुपा हुआ है जो आपको रुस्वा करने के लिए हर लम्हा तैयार रहता है। अभी मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही एक मुलाज़म मेरे करीब आया था और मुझे देखते हुए बोला, मालिक ने कहा है कि आप अपना सामान बांधकर घर चली जाएं। अगर आपको इनकी ऑफ़र कबूल नहीं तो आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। इस आदमी की बात सुनकर मैं अपनी जगह पर सुन खड़ी रह गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही ठेकेदार भी भागता हुआ मेरे करीब आया था और मुझे देखते हुए बोला, जल्दी से अपना सामान समेटो और यहाँ से जाओ। साहब ने अगर तुम्हें फ़ोन किया तो आ जाना, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब, आप तो मेरी हर परेशानी को जानते हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? खुदा रा मेरी मदद कर दे। उन्होंने मेरे साथ अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही ठेकेदार चीखते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। मुझे तो तुम्हें देखते ही पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि तुम जैसी लड़कियाँ हमारे साथ काम नहीं कर सकती। हमारी पूरी कंपनी तुम्हारी वजह से परेशान हो रही है। सामान समेटो और जाओ। इस आदमी की बात सुनकर मुझे अंदर से तकलीफ़ होने लगी थी। दुनिया इतनी जालिम है, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं अपने आंसू साफ करके अब बुर्का पहनने के लिए स्टाफ रूम वापस आ गई थी। रोते रोते मैंने बुर्का पहना था और अपना पर्स उठाकर स्टाफ रूम से बाहर निकल आई थी। अभी मैं नीचे की तरफ बढ़ती, मुझे अचानक अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं पलटी तो सामने एक पुरकशिश नौजवान खड़ा हुआ था। वो कदम ब कदम चलता हुआ मेरे करीब आया था और मुझे देखते हुए बोला, अगर जहाँ पर काम करना चाहती हो तो साहब के साथ तावन कर लो। तुम्हें इस कंपनी से नहीं निकाला जाएगा और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही मैंने इसकी बात काट कर बोली, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ। पैसों के बदले मैं अपना ज़मीर नहीं बेच सकती। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिली है तो मुझे कहीं भी और नौकरी मिल सकती है। अल्लाह की सरज़मीन बहुत बड़ी है और यहाँ रोज़गार के बहुत ज़राए हैं। मेरा मालिक मुझे खाली पेट नहीं रखेगा। ये कहते ही मैं बिना इस नौजवान की तरफ देखे रोते हुए कंपनी से निकल आई थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने कितनी जहदोजहद करके यहाँ पर नौकरी हासिल की थी, लेकिन इन लोगों की एक घटिया ऑफ़र ने मेरी रोज़ी मुझसे छीन ली थी। अभी मैंने रक्षा रोका ही था
जब अचानक मेरा सर तेज़ी से घूमने लगा था और अचानक ही मैं ज़मीन बोस हो गई थी। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं खुद नहीं जानती थी। बस ऐसा महसूस हुआ था जैसे जिस्म से जान निकल गई हो और हाथ पांव ढीले पड़ गए हों। आखिरी वक्त में मुझे कुछ मर्दाना चेहरे नज़र आए और फिर मेरा दिमाग गहरी तरीके में चला गया था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। मेरी आंख पूरे 2 दिन बाद खुली थी। चंद लम्हे के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि मैं इस पैर कहाँ पर हूँ और मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग बेदार हुआ, मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। मैं इस वक्त एक बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर पर थी और एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। मैंने घबराई हुई नज़रों से चारों तरफ देखा था और बिस्तर से उतरकर खड़ी हुई हो गई थी। जहाँ मैं कैसे पहुँची? आखिरी बार मैं रोड पर बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर मुझे जहाँ कौन लाया? मेरा भाई, मेरी फैमिली, ये ख्याल ही मुझे झंझोड़ रहा था। मैं किसी अजनबी घर में हूँ। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद थर थर काँपने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बेहोश हुई क्यों थी। अल्लाह के सुबह मैंने पेट भरकर नाश्ता किया था। दोपहर के वक्त भी मैंने अपनी साथी वर्कर के साथ बैठकर खाना खाया था। कंपनी में जो भी माजरा हुआ वो शाम का वक्त था। फिर अचानक बेहोशी क्यों हुई, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं फ़ौरन सहमते हुए दरवाजे के पास आई थी और हैंडल घुमाने लगी थी, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक किया गया था। मुझे अब रोना आ रहा था। मैं दरवाज़ा बजाते हुए बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी कि मुझे यहाँ कौन लाया है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन जवाब न दर था। न जाने कौन था जिसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। घबराहट के मारे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी हिचकियों से रोती इसी पल कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और एक हौदेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई थी। खातून को देखकर मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और इसको देखते हुए बोली, आप कौन हो और मुझे यहाँ पर कौन लाया है? जबकि वो औरत मुझे देखते हुए बोली, बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो और ना ही घबराइए। कुछ देर में साहब आ जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। जबकि मैं चीखते हुए बोली, मुझे किसी साहब से नहीं मिलना और मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूँ। मेरा नाम कलसूम है। मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ कब से हूँ? मुझे हुआ क्या है? जबकि वह औरत मुझे देखते हुए बोली, हमें मालूम नहीं। वैसे तो आप यहाँ 2 दिन से हैं। 2 दिन से आपको होश नहीं आया। साहब बहुत परेशान थे, आपको वो ही लेकर आए थे। इसकी बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया था। यानी 2 रात मैंने अजनबी के घर में गुजार दी थी। इस ख्याल ही से मेरी सांसें छीन ली थी। चंद समय तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। कुछ देर बाद मैं इस औरत को देखते हुए बोली, ये क्या तमाशा है? कौन लोग हो तुम? क्या मेरे घर वालों को इत्तला दी? मेरे घर से कोई आया था? वो औरत नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, बेगम साहिबा, सिर्फ डॉक्टर आ रहे थे, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। आपके घर वालों का हमें इल्म नहीं। हमने किसी भी अजनबी को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा। साहब ने कहा था, आपको जब होश आ जाए तो सिर्फ आपसे इतना कहा जाए कि आप मुतमिन हो जाए और बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप एक महफूज मकाम पर हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। जबकि मैं अब रोते रोते इस औरत को देखते हुए बोली, तुम मेरे घर इत्तला करो, मेरा भाई परेशान हो रहा होगा, वो मुझसे भला वजह बदगुमान हो जाएगा। मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ, मेरी तकलीफ़ को समझो। इस माशरे में एक तलाक याफ्ता होना बहुत बड़ा तबाह होता है। कुछ भी करके मेरे भाई को बताओ। जबकि वो औरत मुझे देखते हुए बोली, मैं मजबूर हूँ बेगम साहिबा। जब तक साहब की तरफ से हमें हुक्म नहीं मिलेगा, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। आपको अगर भूख में लगी है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए कुछ हल्की ग़िज़ा लेकर आती हूँ। मैं इस औरत के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है, हटो यहाँ से। ये कहते ही मैं बाहर जाने लगी थी जब इस औरत ने मुझे सख्ती से थाम लिया था और बाहर की जानब देखते हुए अपने साथी को आवाज़ देने लगी थी। मैं इसका ये अंदाज़ देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई थी और इसको देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे, मुझे मेरे घर जाना है।
मगर वो मेरी बातें सुनना ही नहीं चाहती थी। चंद लम्हे बाद इसी की तरह एक और औरत आई थी और इन दोनों ने मुझे सख्ती से थाम कर बिस्तर पर बिठा दिया था। इसके साथ ही औरत मुझे देखते हुए बोली, देखिए बेगम साहिबा, हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते और ना ही बदतमीज़ी करना चाहते हैं। साहब की तरफ से हुक्म है कि आपके साथ नरमी से पेश आएँ और आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने दें। जब तक वो नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे अब रोना आ रहा था। मैं कहाँ फंस गई थी? कौन साहब किसका घर है? मेरी जान निकल रही थी। वो दोनों औरतें कमरे में मुझे तन्हा छोड़कर चली गई थी। मैं अब घुटनों में मुँह छुपाए रोने लगी थी। पहले मालिक का मुझे ऑफर करना, फिर रोड पर बल्ले बजा बेहोश हो जाना, 2 दिन तक होश का नहीं आना और फिर अब उठने के बाद ये खबर कि मैं एक अजनबी के घर में हूँ और 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ और कोई साहब है जो मुझे कंट्रोल करना चाहता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने रब से दुआ मांगने लगी थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से राहत मिल जाए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तलाक के धब्बे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं बांझ नहीं थी, मुझे ये बात मालूम थी, मगर इसके बावजूद मुझे इस अल्फाज से नवाजा गया था। तलाक का धब्बा माथे पर लगाया गया था और फिर मुझे बेघर कर दिया गया था। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे। इसने अपनी बीवी से लड़कर मुझे अपने घर में जगह दी थी, लेकिन साथ ही इसने मेरे आगे हाथ भी खड़े कर दिए थे कि मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मैं तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपना कमाओ और अपना खाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मैंने इससे कोई शिकवा नहीं किया था जब माँ बाप जिंदा ना हो। इसके बावजूद अगर आपका भाई आपका सरपरस्त बन रहा हो, रहने के लिए अपने घर में जगह दे रहा हो, तो यही बहनों के लिए गनीमत होती है। मगर मुझे अब मालूम था, 2 दिन से मैं एक अजनबी के मकान में थी। मेरा भाई मुझे अब कभी कबूल नहीं करेगा, ये एहसास ही मुझे मार रहा था। मैं अब घुट घुट के रोने लगी थी। चंद लम्हे बाद अचानक ही कमरे के अंदर कोई चीज़ मोबाइल बजने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैं इस आवाज़ को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन मुसलसल बजती आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने इधर उधर देखा तो दूसरी साइड टेबल के पास एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। मैं धड़कते दिल के साथ मोबाइल की तरफ गई थी। इस पर मालिक लिखा हुआ था। मैं थोड़ा हैरान हुई थी, मगर फिर कुछ सोचते हुए मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया था। मैं हेलो कहती, इससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी थी, कलसोम बहन, कैसी हो आप? तबीयत वगैरह अब आपकी कैसी है? होश आ गया आपको? कैसा महसूस कर रही हैं आप? जबकि मैं फ़ौरन बोली, मालिक, ये आप बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? ये मोबाइल किसका है? और आपको कैसे मालूम कि ये फ़ोन मैं ही रिसीव करूँगी? मैंने अचानक ही कई सवाल कर दिए थे, जबकि वो आदमी बोला, आप परेशान ना हो, आप एक महफूज मकाम पर हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। बड़े साहब आकर रात में आपसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुझे ताकीद की है कि मैं आपको बोलूं कि आप रोएं मत, इन्हें बुरा लग रहा है। अगर आप रोएंगी तो भला वजह आपके लिए नुकसान होगा। जबकि मैं इस बार गुस्से से बोली थी, कौन है ये बड़े साहब और मेरे रोने से इन्हें क्या तकलीफ़ है? कौन सा नुकसान करेंगे वो अब मेरा? 2 दिन से मुझे एक अजनबी के मकान में रखा हुआ है, मेरे भाई को इत्तला नहीं दी। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? जब अचानक मालिक बोला, देखें कलसोम बहन, अगर आप रोएंगी तो वो आपके भाई को नुकसान पहुंचाएंगे। आपका भाई इस वक्त अपने काम पर है और बड़े साहब के पास इतनी ताकत है कि वो आपके भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। इनकी जॉब भी जा सकती है, इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इनके बच्चों को स्कूल से भी निकाला जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप खामोश हो जाएं और रात तक का इंतज़ार करें। मुलाजमा के ज़रिए वो खाना भेज रहे हैं, आप चुप करके खाना खाएं और साथ जो मेडिसिन मुलाजमा बताएगी वो भी ले लें। आपको तमाम हकीकत रात को पता चल जाएगी। फ़िलहाल आप इंतज़ार करें। इस आदमी की बात सुनकर मैं अब घबरा गई थी। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर कोई नज़र रख रहा है। इस आदमी को कैसे पता
कि मैं रो रही हूँ। मैंने फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन बंद करके वहीं पर रख दिया था और सहम कर दरवाजे के पास ज़मीन पर जाकर बैठ गई थी। बिस्तर पर बैठने में भी मुझे खौफ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मुझे ज़मीन पर बैठा देखकर वो परेशानी से बोली, बेगम साहिबा, आप ज़मीन पर क्यों बैठी हैं? सांप हमें जान से मार देंगे। खुदारा आप ऊपर बैठे। जबकि मैं रोते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कौन हो आप लोग? मुझे यहाँ किसने कैद किया है? ये सब क्या हो रहा है? जबकि वो औरत मेरे करीब बैठते हुए बोली थी, आप इस तरह बर्ताव नहीं करें, आप बात के लिए नुकसान उठाएंगी। खुदारा हम पर भी रहम करें। खैर, आपके लिए मैं खाना लाई हूँ, आप खाना खा लें, इसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इस औरत की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इसने ज़बरदस्ती मुझे ज़मीन से उठाया था और साथ रखे हुए सोफ़े पर बैठाया था। सामने ही टेबल पर खाना रखकर वो मुझे अपने हाथ से खिलाने लगी थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन अब शायद मुझे भी भूख ने ही सता ही दिया था, जिसकी वजह से मैं अब खामोशी से खाना शुरू हो गई थी। खाना तनावल करके इसने मुझे गोलियां दी थी और फिर मुझे देखते हुए बोली, थोड़ी देर बाद आपको नींद की हो जाएगी, आप बिस्तर पर जाकर आराम करें। दिल की रफ्तार थोड़ी तेज़ थी, मगर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी। वजूद में कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही थी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी जब मैं गहरी नींद में सो गई थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मैं अपने लिए कितना बड़ा अज़ाब खड़ा कर चुकी हूँ। मेरी आंख तकरीबन 3 घंटे के बाद खुली थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर बिल्कुल खामोशी से लेटी हुई थी, मगर जैसे ही मुझे होश आया, मैं दोबारा बैठ गई। अब शाम के साया चारों तरफ फैल चुके थे। मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने नज़र दौड़ाई तो कमरे में एक दरवाज़ा और मौजूद था। यकीनन वही वॉशरूम था। चुपचाप उठकर मैं वॉशरूम चली गई थी। वहाँ से फ्रेश होकर मैंने मुंह वगैरह धोया था और कमरे में वापस आ गई थी। लेकिन अगला लम्हा मेरी सांस रोक देने वाला था। बिस्तर पर वही नौजवान शख्स बैठा हुआ था जिससे मेरी आखिरी बार कंपनी में मुलाकात हुई थी। मुझे देखते ही वो खुशगवार लहजे में बोला, कैसी हैं मोहतरमा, नींद पूरी हो गई आपकी? जबकि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल बुत की मान खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते हुए मज़ीद बोला, जवाब दें, क्या हो गया, इतनी खामोश क्यों है? इस बार मैं घबरा कर बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मैंने आप लोगों को की ऑफ़र को रद्द कर दिया है। आपने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था और मुझे कोई इख्तलाफ भी नहीं था। जबकि वो मुझे देखते हुए बोला, भलाई का तो ज़माना ही नहीं, आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं आपको अपने वेला में लाया हूँ और पूरे 2 दिन में आपकी वजह से परेशान रहा हूँ। खैर, अब तो आपको होश में आ गया है। फिर हम अब बैठकर इस ऑफ़र के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं रोते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है, अपने भाई के पास जाना है। खुदारा मुझे यहाँ से जाने दें। मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मगर वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, देखिए मोहतरमा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आप खुद परेशान हो रही हैं। यहाँ पर से आपको जब ही जाने की इजाज़त मिलेगी जब आप मेरी बात मानेगी। हमारी ऑफ़र इतनी बुरी भी नहीं है कि आप मुसलसल इसको रद्द कर रही हैं। इस आदमी की बात सुनकर मैं फ़ौरन बोली, देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी हूँ, एक इज़्ज़तदार भाई की बहन हूँ। अभी मैं मज़ीद कुछ कहती इससे बोला, पहले ही वो बोला, अब वो इज़्ज़तदार बहन आप नहीं रही हो, क्योंकि पूरे 2 दिन आप अपने घर से बाहर थी, एक अजनबी मकान के अंदर थी। लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा, आप एक बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाएंगी, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। बोले, आप हमारे लिए काम करेंगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी। मैंने हमेशा रब्बुल आलमीन के बताए हुए अहकामात की पैरवी की थी। भला मैं कैसे ऐसे गुनाह में मुब्तला हो सकती थी जिसका सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, आपके शोहर ने आपको तलाक दी है, भांजपान का ताना दिया है। आप इस आदमी को बताएं कि आप कौन हैं
اور کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس انسان کو زمین بوس کرے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے کسی کو زمین بوس نہیں کرنا، مجھے کسی آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا ہے۔ میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے، مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے طعنے دے گا، مجھ سے لڑے گا، لیکن مجھے یقین ہے وہ مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا، میری بات پر اعتماد کرے گا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گندا کام نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں خالی ہاتھ ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، جبکہ اس بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ مسکراہٹ مجھے ایک شیطانی مسکراہٹ لگ رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات پر نہیں چلیں گی تو پھر میں آپ کا خیال بھی نہیں کروں گا۔ 2 دن آپ کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، آپ کا خیال رکھا، اپنے گھر میں جگہ دی۔ مجھے اس کے پیسے چاہیے جو تقریباً 50,000 کے قریب ہوں گے، اور آپ میری آفر کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اس کی سزا بھی آپ کو ہر حال میں ملے گی، اور وہ سزا آپ کا خاندان برداشت کرے گا۔ آپ کا بھائی جو نوکری کرتا ہے، میں اسے وہاں سے نکال دوں گا۔ دوسرا، آپ کے بھتیجا بھتیجی جہاں اسکول جاتے ہیں، وہ اسکول بھی انہیں اب قبول نہیں کرے گا۔ اور رہی بات آپ کے مکان کی، اس پر میں ایک لیگل نوٹس بھجواؤں گا کہ یہ زمین لیگل نہیں ہے، اس کے اور مالک بھی موجود ہیں۔ آپ کی بجلی گیس سب کچھ کاٹ دی جائے گی۔ جبکہ میں سن ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں چلا کر بولی تھی، آخر تمہیں یہ سب کر کے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے؟ بلکہ میری وجہ سے تو مالک کو فائدہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قدم ان کے لیے برکت والے ثابت ہوئے ہیں۔ جب میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ مجھے یہ کام ابھی، میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کا چراغ میں سن چکا ہوں، اب آپ میری بات سنیں گی۔ میں کسی کی بھی زیادہ منت نہیں کرتا اور نہ ہی اس طرح کے چونچلے اٹھاتا ہوں، مگر آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی آفر ہے، ہر مہینے 2 لاکھ روپے کمانا، 5 لاکھ ایڈوانس، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اور ایسی آفر کسی کو بھی گھر بیٹھے نہیں مل جاتی۔ اس فیلڈ میں آنے کے لیے لوگوں کو اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے۔ میں تو آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا، صرف آپ سے کام کروانا چاہتا ہوں۔ چند میں خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میرا بھائی وہ مجھے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس کی بات سمجھ آنے لگی تھی، لیکن میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ یہیں پر رہیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ آپ کی خدمت کے لیے 3-4 ملازمہ میں خود ہائر کروں گا۔ آپ کو کام سکھانے والی یہاں پر آ کر کمرے کے اندر ہی سکھائے گی۔ اور رہی آپ کے بھائی کی بات، جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ اپنے بھائی کو پیسوں کی مدد سے خرید لینا۔ یہ دنیا پیسوں کی ہے، جہاں آپ پیسہ پھینکو گی وہاں پر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس آدمی کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں حالات سے اتنا مجبور ہو گئی تھی کہ میں نے اس شخص کو ہاں کہہ دی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ میری رات بہت عجیب گزری تھی۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے سوالات آ رہے تھے کہ ان لوگوں نے صرف میرا انتخاب ہی کیوں کیا ہے؟ نہ میں اتنی خوبصورت ہوں، نہ ہی میرے پاس تعلیم ہے۔ اس فیلڈ میں خوبصورتی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ فی الحال میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ مجھے صبح 10 بجے ایک ملازمہ نے آ کر جگا دیا تھا اور سختی سے ناشتہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور ساتھ میں دوا لینے کے لیے بھی بولا گیا تھا۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ میرے دماغ میں کئی طرح سے سوالات آ رہے تھے۔ آخر میں بے ہوش کیوں ہوئی؟ مجھے کس بات کی دوا دی جا رہی ہے؟ مگر فی الحال میں سب سے اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی
कि मैंने किसी से कोई बात नहीं पूछी थी। ठीक दोपहर 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा था और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई थी। इसे देखते ही मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर होने रही थी। मुझे अपना काला नसीब अब नज़र आ रहा था। मैंने जितना इन सब चीज़ों से ख़ुद को दूर रखा था, वो सब मेरी एक नई कहानी की सूरत में खड़ा हो चुका था। वो लड़की अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। मैं रोई थी। इस लड़की को भी मैंने कहा था कि ये सब मुझसे मत करवाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मगर इसने भी मेरी बात नहीं सुनी और हुक्म के मुताबिक अपना काम करती रही थी। तकरीबन 3 घंटे इसने मेरे साथ गुजारे थे और फिर मुझे ताकीद करके गई थी कि मेरे जाने के बाद भी तुम प्रैक्टिस करती रहोगी। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो अपनी सज़ा की तुम खुद ज़िम्मेदार होगी। इसकी बातें मुझे खौफज़दा कर गई थी और ठीक 1 घंटा आराम करने के बाद मैं प्रैक्टिस करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी अचानक से तब्दील हो जाएगी और वो भी इतनी ज़्यादा मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरा दिन मेरा प्रैक्टिस की नज़र हो गया था। रात 12 बजे जब मैं आराम करने के लिए लेटी थी, अचानक ही वही मोबाइल दोबारा बजने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। मैं एक मामूली लड़की थी जिसकी तलाक भांजपान के ताने से की वजह से हुई थी और अब मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं धड़कते दिल के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई थी और इस मोबाइल की तरफ बढ़ी थी। मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर सरफराज लिखा हुआ आ रहा था। अब ये कौन था? मेरे दिल में हलचल मच गई थी। गहरी सांस लेकर मैंने कॉल रिसीव की थी। कान पर लगाई तो कल वाले नौजवान की आवाज़ गूंजी थी, कैसी हो, हमारी आने वाली नई मॉडल। मैं गहरी सांस भर के रह गई थी और बेजारी से बोली, मैं ठीक हूँ। मुझे फ़ोन क्यों किया गया? जबकि वो फ़ौरन बोला, हजूर, इस लड़की ने बताया जो तुम्हें प्रैक्टिस करवाने आई थी, तुमने इसे बहुत तंग किया है। देखो लड़की, जितनी जल्दी तुम काम सीखोगी इतनी जल्दी तुम्हें इस घर से आज़ादी मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर में मज़ीद रहना चाहती हो। जबकि मैं थके हुए लहजे में बोली थी, तुम क्यों मुझसे ये काम करवा रहे हो? एक औरत को पर्दे का हुक्म है, तुम क्यों मुझे मर्दों के सामने उरियां करना चाहती हो? जबकि वो हंसते हुए बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, सब पुरानी बातों को भूल जाओ और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम आने वाले वक्त की बहुत बड़ी मॉडल हो, अपना आप क्यों ज़ाया करना चाहती हो? मैं तो तुम्हें एक बड़े स्टेज तक लेके जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें पहचानेंगे। बदले में तुम सिर्फ मेरे ब्रांड की मॉडलिंग करना। इसके अलावा भी अगर तुम करना चाहती हो तो करती रहना। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहोगी पैसा ही कमाओगी। तुम्हारे पास वो है जो तुम कभी नहीं देख सकती। जबकि मैं चिल्लाकर बोली, मेरे पास कुछ नहीं जो तुम तलाश कर रहे हो, वो मुझ जैसी लड़की के पास नहीं है। मैं खोखली लड़की हूँ जिसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। तुम जो तलाश कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं कमाना ये पैसा, ये सब गुनाह है। मगर वो फ़ोन बंद कर चुका था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठी थी, चली गई थी और हिचकियों से रोने लगी थी। दरअसल मुझे इस दिन मालिक ने यही ऑफ़र की थी कि आज से तुम हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करोगी। हम तुम्हें 5 लाख रुपए एडवांस और हर महीने 2 लाख रुपए दिया करेंगे। इसके अलावा जब तुम मशहूर हो जाओगे तो किसी भी ब्रांड के साथ तुम काम कर सकती हो। बस तुम्हें हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि तुम हमें नहीं छोड़ोगी जब तक हम ना चाहें। और मैं इन सब कामों से हमेशा दूर भागती थी। मैं ना इतनी खूबसूरत थी और ना ही मेरे पास ऐसा जिस्म था जो एक मॉडल का होता है, मगर फिर भी वो लोग मुझे मॉडल बनाने पर तुल गए थे। इसके पीछे क्या वजह थी, मैं इस बात से नावाकिफ़ थी। मैं खूब रोई थी और वहीं रोते रोते ज़मीन पर सो गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मेरी आंख मेरे बिस्तर पर ही खुली थी। मैं परेशान होकर जागी थी कि यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया है, मगर अगला लम्हा मेरे साथ रोक देने वाला था। सामने ही बिस्तर पर वही नौजवान जिसका नाम सरफराज था, टांग पे टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। इसको देखकर न जाने क्यों मुझे खौफ आने लगा था। वो कदम ब कदम चलता हुआ मेरे करीब आया था
और मुझे देखते हुए बोला, सुबह 7 बजे से मैं जहाँ आकर बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा नौकर हूँ मैं, तुम्हारे जागने का इंतज़ार करूँ। इसका दुरुस्त अंदाज देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। मैं घबरा कर बैठ गई थी। वो मुझे देखते हुए बोला, जाकर फ्रेश होकर आओ, नाश्ता करो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ बात करूँगा। तुम्हें तमाम हकीकत से रोशनास करवाऊँगा कि आखिर तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है, तुमसे मॉडलिंग क्यों करवाई जा रही है और तुम्हारी तलाक क्यों हुई है। इसकी बात सुनकर मैंने एक झटके से इसकी तरफ देखा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, नाश्ता जल्द से जल्द करो वरना मैं चला जाऊँगा और फिर तुम्हें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं पता चलेगी और तुम इसी दलदल में धंसती चली जाओगी। इसकी बात सुनते ही मैं फ़ौरन वॉशरूम भागी थी। जल्दी से फ्रेश होकर मैं बाहर आई तो मेरे लिए नाश्ता पहले से ही तैयार था। मैंने उल्टा सीधा 10 मिनट में ही नाश्ता कर लिया था। 15 मिनट बाद मैं मुकम्मल फ्री होकर इसके सामने खड़ी हुई थी, जबकि वो मुझे देखते हुए बोला, शाबाश, काफ़ी समझदार हो तुम। खैर, अब मैं तुम्हें तमाम सच्चाई से आगाह कर देता हूँ, क्योंकि भला वजह किसी औरत साथ को तकलीफ़ देना मुझे पसंद तो नहीं है। तुम्हें जहाँ एक इंतकाम के लिए रखा गया था, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि इंतकाम इनसे लिया जाता है जो मजबूत हो, एक औरत से नहीं जो पहले से ही हालात से टूट चुकी है। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया था। तुम्हारा बाप लगता तो शरीफ था, लेकिन अंदर से शैतान आदमी था। वो इन्हीं मॉडलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था, जो मासूम लड़कियों को जाल में फंसाकर इस गंदी दुनिया में लेकर आता था और फिर इनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता था, इन्हें गलत काम पर लगा देता था और फिर इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता था। वो एक साफ सुथरी फील्ड का हिस्सा इन्हें नहीं बनाता था, बल्कि इन्हें एक गलत फील्ड का हिस्सा बनाकर इनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए लाचार कर देता था। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारे बाप को बर्बाद कर दूँगा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने तुम्हारे बाप की तहकीक शुरू की तो मुझे पता चला कि वो फालज के मर्ज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से जा चुका है। तो तुम्हारे भाई का हाल निकाला तो पता चला कि वो खुद पाई का मोहताज है। भला मैं इसको क्या ही बर्बाद करता। फिर तुम मेरी नज़र पर आ गई। तुम अपने शोहर के साथ खुश रह रही थी। वहीं से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि जब मैं तकलीफ़ में हूँ, जब मैंने अपनी माँ को मरते देखा तो तुम क्यों आराम से बैठोगी। तुम्हारा भाई तो अज़ियत में था, मैं तुम्हें भी अज़ियत देना चाहता था, इसलिए तुम्हारे शोहर के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालना शुरू कर दी थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, हम दोनों तलाक बना चुके थे, तुम हमल ज़ाया करवा चुकी हो और भी बहुत सारी चीज़ें। वो बहुत जल्दी बहक गया था और इसको मैंने ही मशवरा दिया था कि भांजपन का ताना देकर तुम्हें तलाक दे दे। मेरी यहाँ पर ही बस नहीं हुई, मैंने ही तुम्हें अपने बंदों के ज़रिए पैकिंग करने वाली कंपनी में पहुँचाया और फिर अपने ही ज़रिए तुम्हें इस कंपनी के मालिक के नज़रों में लाया। इस कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने ताल्लुक़ बनाया और इस आदमी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस दिन तुम्हारे खाने में एक ऐसी दवा मिलाई की थी जो तुम्हें बेहोश कर सकती थी पूरे 3 घंटे बाद, और जब तुम कंपनी से निकली इस दवा के ज़रिए असर तुम बेहोश हो गई थी। मैंने दवा कम मिकदार में डालने का हुक्म दिया था, लेकिन दवा काफ़ी मिकदार में चली गई थी, जिसकी वजह से तुम 2 दिन तक बेहोश रही। तुम्हें इसी दवा की वजह से अब तक दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, मगर अब तुम ठीक हो। रात तुमसे हुई बात के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा, शादी करोगी मुझसे। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा था। वो मज़ीद बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक महफूज ज़िंदगी गुजारो। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं अपना आप अब मज़ीद बर्बाद नहीं करना चाहता। फ़िलहाल मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया था और अपने भाई के घर आ गई थी, मगर मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे भाई ने मुझे नहीं रखा था, वो मुझे निकाल दिया था, मगर इसी पर सरफराज पहुंच गया था। इसने मुझे सहारा दिया था। ये सब इसी की वजह से हुआ था।
میں اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن جب میں نے اس کی زندگی پر نظر ڈالی تو وہ میری طرح بہت مجبور تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے دماغ میں جو بھی بٹھا دیا جاتا ہے وہ اس کو حقیقت مان لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس سے اب نکاح کر لیا ہے، ہم دونوں خوش ہیں۔ ماضی کو بھول کر ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا ہے اور امید کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، مکافات عمل بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی اولاد یا ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتے جو بے قصور ہوں، کیونکہ میرا رب بہت مہربان ہے۔